तो स्टूडेंट्स, मैं लाया हूं आपके लिए टेस्ट नंबर 17 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 हमसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करिए या उसको ऐड करिए, बॉन्ड ऑर्डर में डिक्रीमेंट ही आएगा। ठीक है, तो बेटा ऐसा होता है केवल 14 इलेक्ट्रॉन रखने वाले एलिमेंट में। जैसे 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें घटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो बचेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 13 इलेक्ट्रॉन। एक बढ़ाएंगे तो कितने आएंगे? तो भी इसमें आएंगे आपके 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बढ़ाएंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और घटाएंगे अगर एक, हटाएंगे तो ये 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसके बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं तो पाते हैं कि समान वैल्यू आती है। बॉन्ड ऑर्डर को लमसम निकालने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, 3 - 0.5 इंटू मॉड n, जहाँ n होता है डिफरेंस ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 14। डिफरेंस ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 14 से टोटल इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 3 - 0.5 और 13 और 14 के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? 1, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 2.5। ठीक है, और 14 और 15 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी डिफरेंस कितने का है? 1 इलेक्ट्रॉन का, तो भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। दोनों केसेस में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आते हैं। ये बेल डिजर्व फार्मूला है, मेंटेन्ड फार्मूला है। आप चाहें तो इसको किसी दूसरे पे भी लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि N2 का खुद का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। आप चेक करें, 14 का 14 से गैप कितना होएगा? 0, तो ये स्टेप 0 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, हम जानते हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 16, तो 14 और 16 के बीच का गैप देखें 2, तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, 0.5 इंटू 2, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये बेल मेंटेन्ड फार्मूला है, आप इसमें से किसी पे भी लगा सकते हैं, सब में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी इज इनकरेक्ट? तो लैटिस एनर्जी में आपको बता दूं डिपेंड करती है चार्ज अपॉन एरिया पर। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं देखूं कि चार्ज इसमें +3 बनेगा, इसमें बनेगा +1, निश्चित बात है कि Al2O3 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। बी ऑप्शन में देखूं तो इस पर चार्ज बनेगा ++, इस पर चार्ज बनेगा ++, दोनों पर ++ चार्ज बनेगा। ठीक है, लेकिन कैल्शियम का साइज ज़्यादा बड़ा होता है मैग्नीशियम से। ठीक है, कैल्शियम का साइज बड़ा है, यानी एरिया बड़ा है, यानी लैटिस एनर्जी कम होगी, तो यही रॉन्ग ऑप्शन है, इसको टिक कर देते हैं। बाकियों को चेक करने की भी जरूरत नहीं। अगले सवाल पे आते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा ये तो अपने को लर्न करने वाला प्रोसेस है ना, जिस हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी उस हिसाब से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, और फिर अंत में नाइट्रोजन। तो ये इसका करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर का, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो जितना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, उसी के हिसाब से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, COCl3 NH3 का होल थ्राइस डज नॉट गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट के बाहर कोई Cl होता, ठीक है, तो वो आयोनिक वैलेंसी होती है, और ये Ag+ इससे रिएक्ट करके AgCl का PPT दे देता। लेकिन जितने भी Cl हैं वो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि असर्शन है, डज नॉट गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3, इसमें कोई डाउट ही नहीं है अपने को। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई Cl नहीं है, अगर होता तो ये Ag+ के साथ रिएक्ट करता और AgCl का PPT देता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है हमसे COCl3 NH3 का होल थ्राइस ये फैकमर आइसोमर बनाते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है। COCl3 ये Cl, Cl और Cl, इसके बाद NH3 और ये NH3। ठीक है,
इस तरह के दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, FAC और MER। ये जो है आइसोमेरिज्म का पार्ट है, बड़ा फेमस है, Ma3V3। ये फैक और मरा आइसोमर दिखाते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लेकिन इसका रीजन तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ये Cl बाहर भी, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है स्टेटमेंट्स में, है ना। ये अपना अलग तरीके का स्टेटमेंट है और ये आइसोमेरिज्म का स्टेटमेंट है, इनका आपस में कोई लेना देना भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जाना चाहिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट ऑफ कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली क्या होती है भाई? केमिस्ट्री, सर, गिब्स, सनकी, प्रॉब्लम, फुल्ली। ठीक है, तो ये जो फुल्ली है ये रिसेंट डिस्कवर्ड एलिमेंट है। केमिस्ट्री यानी C यानी Si यानी कि जर्मेनियम, सनकी यानी कि टिन, प्रॉब्लम यानी कि Pb लेड, और फुल्ली यानी Fl यानी फ्लेवोरियम। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 114। कहाँ से निकालना है अपने को एटॉमिक नंबर? दिमाग में रखना है, सिलिकॉन का होता है 14, इसलिए इसका होता है 113। अगर बोरॉन फैमिली में जाएंगे तो एल्यूमिनियम का होता है 13, तो नीचे वाला जो सबसे एलिमेंट होगा वो होगा 113। आर्गन वाले उसमें जाते हैं, OG एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है रिसेंट नोबेल गैसेस में, तो आर्गन का है 18, तो लास्ट वाला है 118। एक एक ऐड करते जाए तो ये पता चल जाएगा। तो इसका अपन को IUPAC बनाना है, तो इसका बनेगा अन, इसका बनेगा अन, इसका बनेगा क्वाड, और अंत में सब में लगाना है IUN। ढूंढिए ऑप्शन, अन क्वाडियम, बी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एस्क्राइब्ड मेनली टू। तो ये देखिए ऐसा है कि कैटालिटिक एक्टिविटी तो तभी होती है, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी आपकी तब मिलेगी जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगे। कैटलिस्ट अनचेंज फॉर्म में निकल आता है ना, अंत में रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट कैसा आता है? अनचेंज फॉर्म में। तो बीच में वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट को गेन करेगा, किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी को देगा, तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी और एट द एंड वो जो है अपना एज इट इज बाहर निकल आएगा। तो इसका बहुत बढ़िया आंसर है देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी का एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट, तो बेटा अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। यहाँ हमसे पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ IE2 इज। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर बताना है हमको आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का। तो पहले तो फर्स्ट का ऑर्डर बनाना चाहिए हमको। कौन कौन से एटम दिए हैं? नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पहले फर्स्ट IE के बना लें भाई। फर्स्ट IE का ऑर्डर क्या है? ठीक है, इसका है 2p6। ठीक है, इसका आता है 2p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका आता है 2p4 और इसका आता है 2p3। तो जो इनका ऑर्डर बनेगा वो 2p6 का सबसे ज़्यादा होएगा, फिर 2p5 आएगा, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फ्लिप कर जाएंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फर्स्ट IE की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट IE के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर जाएंगे? फ्लिप कर जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम फ्लिप करा देते हैं। ठीक है, अब ये फ्लिप करा देते हैं। यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, यहाँ आएगा ऑक्सीजन, ये 2p3 और ये 2p4। ये बात हमको पता होनी चाहिए कि ये जो नियॉन इनर्ट गैस, इसलिए इसकी IE सबसे ज़्यादा है। 2p5 फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इसकी IE सबसे ज़्यादा है। इसके बाद 2p3 हाफ फील्ड स्टेबल जो है कौन गेन आता है? नाइट्रोजन, इसलिए इसकी IE ज़्यादा है। देन आता है लास्ट में 2p4 ऑक्सीजन, क्यों? ये अपने इलेक्ट्रॉन को सबसे आसानी से लूज करेगा। क्यों? जब 2p4 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2p3। ठीक है ना, तो अब इनमें से सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। रिमूव, ठीक है, ये इसने बनाया 2p5, ये है सेकंड IE। जब रिमूव किया इसमें फर्स्ट तो गया, ठीक है, इसके बाद जब सेकंड आएगा तो ये बनेगा 2p5, ये बनेगा 2p4, ये बनेगा 2p2 और ये बनेगा 2p3। ठीक है, तो हमको अब जो नए एटम है ना, इनको पुराने वाले के सीक्वेंस में अरेंज कर देना है। ठीक है, तो अब देखो 2p6 तो हमारे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले आया था 2p फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन का कितना था? 2p5। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट आएगी वो 2p5 की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा आएगी, सेकंड वाली।
इसके बाद फिर हमने 2p5 के बाद आएगा 2p3, तो ये इसके बाद 2p3 की आएगी, इसके बाद आएगी 2p3 के बाद क्या आ रहा है 2p4, तो इसके बाद आएगी 2p4 की, और उसके बाद आएगी 2p2 की। तो ये नए एटम जो हैं ये किसके सीक्वेंस में है, 2p5 है नियोन का, इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। 2p3 किसका बना है, 2p3 बना है ऑक्सीजन का, इसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके बाद 2p4 कहाँ है, किससे बना है, 2p4 बना है फ्लोरीन से, इसके बाद फ्लोरीन हो जाएगा। और सबसे लास्ट में बना है हमारा 2p2 किसके थ्रू बना है, नाइट्रोजन के थ्रू, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। अगले सवाल पे आते हैं। ये मैच द कॉलम मिलाना है। ठीक है, इसमें I3 माइनस लीनियर होता है और ये लोन पेयर बनी। ठीक है, ये बनाता है sp3d, तो I3 माइनस को जोड़ दो sp3d के साथ, XeO3F2, Xe डबल बॉन्ड O F, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई, इधर आना चाहिए डबल बॉन्ड O, इधर आना चाहिए डबल बॉन्ड O, इस पोजीशन पे आएगा F। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम्स ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, सॉरी एक्सियल पोजीशन। फ्लोरीन ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। खैर इससे अभी मतलब नहीं है, हमको हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, ये भी sp3d बना देगा। ठीक है, SiO2 एक पॉलीमर है, SiO2 का सिंगल मॉलिक्यूल नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप एक SiO2 का मॉलिक्यूल नहीं ले सकते। तो SiO2 जो है पॉलीमर है, और पॉलीमर है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर। एक SI जो है 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। ठीक है, और BeCl2 सिंगल ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका sp। ऑप्शन सही ढूंढिए, I का R, थर्ड वाले का P, R, थर्ड वाले का P, sp3, R, P और Q। ठीक है, तो 53 का आंसर मेरे हिसाब से आएगा D। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NiC2O4 के होल थ्राइस। ये तो बाइडेंटेड लिगेंड है यार, बाइडेंटेड लिगेंड है, दो तो 3 हैं अपने पास, C2O4-2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -2, -1, -3, और क्रोम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो +3। ये दो माइनस बनाएंगे, एक सिंगल माइनस बनाएगा, तो मिला के -3। टेट्राअमीन डाइक्लोराइड क्रोमियम 3 नाइट्रेट 55, मुझे इसका आंसर लग रहा है बी। ठीक है, ये ज़्यादा करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनॉइड्स में नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम के द्वारा दिखाई जाती है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कंपोजिशन ऑफ बोरेक्स बीड H। बोरेक्स बीड जो है NaBO2 NaBO2 प्लस B2O3 से बनता है। ठीक है, बोरेक्स ये कंपाउंड होता है बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O को जब पहली बार हीट करते हैं तो ये क्या बना के देता है, Na2B4O7, और अगले स्टेप में हीट करते हैं तो इस तरह से टूट जाता है, 2Na2 और 2NaBO2 और B2O3। ठीक है, इनको जब आप मैच करेंगे तो इसको 2 और 2 4 और 3 7, तो ये इस तरह से आ जाता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। लर्न करने वाला सवाल है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का था वो वाला सवाल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप। अपने को पता है H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, कारण क्या है उसका, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। H2O, H2T, H2SC और H2S। होना चाहिए था H2O का सबसे कम, लेकिन H2S का जो सबसे कम होता है। H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट बनाता है। अगला सवाल है हमारा, अ सॉल्ट गिव्स बॉयलेट वेपर्स ऑन ट्रीटेड विद कॉन्क H2SO4। ठीक है, क्लोराइड अगर होगा तो क्लोरीन गैस निकालेगा। ठीक है, और
आयोडीन होगा तो आयोडीन निकलेगा, I2 निकलेगी वेपर्स, Br2 होगा तो Br2 वेपर्स निकलेंगे। इनके कलर्स में अगर देखूं तो वॉयलेट कलर आयोडीन का होता है, इसलिए आंसर आयोडीन। नेक्स्ट सवाल। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की टेस्ट अच्छी चल रही होगी। तो आज हम MTS 17 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो क्वेश्चन आपके सामने वो कौन सा 60। देखो 60 वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब 4 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं और चारों कंपाउंड में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेरिजन करना है। देखो 4 जो कंपाउंड आपको दिए हुए, तो 4 में से 2 कंपाउंड आपको फिनोल वाले दिए हुए हैं और 2 कंपाउंड आपको बेंजोइक एसिड या मैं बोलूँ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले दिए हुए। तो आप सभी जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो आपके फिनोल वाले कंपाउंड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या कि आपकी C और D की जो बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, आपके A और B से ज़्यादा रहेगी। अब आपको जो कंपैरिजन करना है वो कंपैरिजन किस में करना है, C और D में कंपैरिजन करना है और A और B में कंपैरिजन करना है। तो आप सभी जानते हो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आपको जो 4 कंपाउंड दिए हुए, उन 4 कंपाउंड में से जो बेंजोइक एसिड वाला कंपाउंड है उनमें से एक कंपाउंड की पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा फिनोल वाले जो 2 कंपाउंड है उनमें से एक कंपाउंड की पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ा है। तो आपको कुल मिला के क्या चेक करना है कि जो CH3 ग्रुप है उस CH3 ग्रुप का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, वो आपको चेक करना है। तो आप सभी जानते हो कि जो CH3 है उसका जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। और फिनोल वाले में भी जो CH3 है उसका भी जो नेचर वो कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। देखो +H और +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, यहाँ पे भी +H और +I से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो C और D में जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी वो किसकी रहेगी, आपकी D वाले की रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो आपका जो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा वो कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, D वाला। अच्छा, उसके बाद में किसकी ज़्यादा रहेगी, C की हो जाएगी। अच्छा, C के बाद A और B में आपको कंपेरिजन करना है। तो सेम फिनोल वाले जो कंपाउंड है उसमें पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ रहा है, तो वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी हो जाएगी, आपकी A की, और कम किसकी हो जाएगी, B की। तो आपको ये वाला जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो अपने ऑप्शन में चेक करना है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा आपका, DCAB। DCAB आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, C वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। A एंड B आर रेस्पेक्टिवली, मतलब आपको एक एल्कीन वाला कंपाउंड दिया हुआ है और 2 रिएक्शन के एरो दिए हुए और दोनों पे जो रिएजेंट दिए हुए उन रिएजेंट की एल्कीन के साथ रिएक्शन करवा के आपको फाइनल प्रोडक्ट बताने हैं, A और B आपको प्रोडक्ट बताना है। तो देखो A की बात करते हैं। A वाली रिएक्शन के एरो पे जो रिएजेंट आपको दिया हुआ है वो रिएजेंट कौन सा है, आपका OMDM का ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला रिएजेंट दिया हुआ है। अच्छा, आप सभी जानते हो कि OMDM जो रिएक्शन होती है उसमें फाइनली कुल मिला के वाटर का एडिशन होता है। किसका एडिशन होता है, वाटर का। तो आपको क्या करना है, जो एल्किन दी हुई है इस एल्किन में से एक पाई बॉन्ड को उठाना है और क्या करना है, वाटर का आपको यहाँ एडिशन करना है। अच्छा, वाटर में भी कैसे एडिशन करोगे, एक जगह आपको H का एडिशन करना है और एक जगह OH का एडिशन करना है। अब OMDM में आपको पता है कि मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। अब मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहाँ कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो A वाली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलेगा, देखो ये आपका रिएक्टेंट था, यहाँ से हमने एक पाई बॉन्ड हटा दिया। अब हाइड्रोजन की संख्या कहाँ जाता है, देखो इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है यहाँ, तो आप यहाँ क्या करोगे, CH3 बना दोगे और यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, OH। तो A वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, B वाली रिएक्शन देखना। B वाली रिएक्शन में जो रिएजेंट है वो कौन सा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला। कौन सा रिएजेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब देखो फाइनली इस रिएक्शन में भी आपको वाटर का ये एडिशन करना होता है और कौन से रूल के थ्रू ये रिएक्शन चलती है, आपके एंटी मार्कोनिकोव रूल के थ्रू। कौन से रूल के थ्रू, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, जस्ट अपोजिट मार्कोनिकोव का। जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, वहाँ कौन जुड़ जाएगा, आपका OH जुड़ जाएगा और दूसरी जगह कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। तो सेम यहाँ पे जैसे आपकी एल्किन थी, इसमें से पाई बॉन्ड बैठा दिया और ये आपका CH2। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन अधिक है तो यहाँ आपका हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा, यहाँ कौन ऐड होगा, आपका OH। तो यहाँ OH ऐड कर दो और H कहाँ ऐड हो जाएगा, ये वाला। तो ये प्रोडक्ट कौन सा आपका, B वाला। ये वाला कौन सा आपका, A वाला। अब आपको अपने ऑप्शन में यही प्रोडक्ट चेक करना है। तो A और B उसने रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो A आपका कौन सा है,
CH3 और जो आपका 3 डिग्री कार्बन उस पर और जुड़ा, मतलब ये है और आपका ये वाला, तो मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा जो है 62 नंबर का क्वेश्चन है अगला, जिसमें ये बताया जा रहा है हमको कि टेस्टिंग ऑफ बेसिक रेडिकल द ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप 2H। बेसिक रेडिकल की टेस्टिंग में ग्रुप 2 का रिएजेंट क्या है, ग्रुप 2 का रिएजेंट क्या है। तो ये पूरी टेबल है। 0 ग्रुप में हम रखते हैं NH4 पॉजिटिव कैटायन को, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में सबसे तो नहीं है, आगे होंगे दिल वाले पंजाबी माने Pb2+, दिल वाले यानी कि डाइल्यूट HCl, ठीक है। आगे माने Ag प्लस और होंगे मतलब Hg+, ठीक है। तो 0 ग्रुप में का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, ग्रुप रिएजेंट कोई भी नहीं है 0 ग्रुप का, ठीक है। जबकि फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। अब जब हम सेकेंड ग्रुप में आते हैं, ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप के हालांकि 2 हिस्से हैं, ठीक है, ग्रुप ए ग्रुप बी, लेकिन डाइल्यूट HCl के साथ H2S को जब ऐड कर दिया जाता है तो ये बन जाता है इसका ग्रुप रिएजेंट ग्रुप सेकेंड के लिए, ठीक है। तो इसका अपन ने एक जिंगल सेट करके रखा है, पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद और सब आसान एंड टनाटन, माने टिन 4+ और टिन 2+। इतने आयन हैं, ये ऊपर वाले ग्रुप ए के हैं, नीचे वाले ग्रुप बी के हैं, लेकिन इनका जो समूह अभिकर्मक है ग्रुप रिएजेंट है वो फिक्स है। डाइल्यूट HCl में अपन को क्या मिलाना है, H2S। इसके बाद आएगा ग्रुप 3, फिर आएगा ग्रुप 4, फिर आएगा ग्रुप 5 और उनके सबके अलग अलग ग्रुप रिएजेंट हैं, ठीक है। तो ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट हो जाएगा डाइल्यूट HCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, डाइल्यूट H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के सवाल हैं, उसमें ये NCERT के अंदर टेबल के फॉर्म में ये सारे दिए हुए, ठीक है, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशंस पे। 63 देखो, 63 क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ वो IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, मतलब आपको कंपाउंड गिवन है और उस गिवन कंपाउंड का IUPAC नेम आपको लिखना है। तो देखो गिवन कंपाउंड में आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो कंपाउंड है उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो आपको दिख रहा है कि इसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और एस्टर फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, चेन टर्मिनेटिंग। और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम मेन चेन में इंक्लूड करते हैं और नंबरिंग भी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहीं से। तो आपकी मेन चेन कौन सी हो जाएगी, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहीं से, तो 1 2 3 और ये 4, ये नंबरिंग कर दी। उसके बाद आप कंपाउंड का नाम लिख लो। अब देखो जब भी आप एस्टर वाले कंपाउंड का नाम लिखने जाते हो तो सबसे पहले जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा है इस कार्बन का नाम आपको लिखना है, या फिर जो भी ग्रुप है उस ग्रुप का नाम आपको लिखना है। तो इस ग्रुप का नाम आप कैसे लिखते हो, एल्काइल की फॉर्म में लिखते हो। तो एल्काइल की फॉर्म में इसका नाम क्या लिखोगे आप, मिथाइल, ये हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि मेन चेन में जो आपके सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं उन सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम आपको लिखने। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, क्लोरीन है, तो कितने पे जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरो, ये हो गया। उसके बाद मेन चेन में आपके कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है, इसलिए आप क्या लिखोगे, ब्यूट, ये ब्यूट लिख दिया। अच्छा डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, 2 पे, तो ब्यूट 2 इन। अच्छा उसके बाद में देखो आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका 2 डिग्री सफिक्स क्या है, O8, तो यहाँ पे ये हट जाएगा और क्या आ जाएगा, O8। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि ये नेम कहाँ से मैच कर रहा है। तो मिथाइल, तो देखो मिथाइल वाले जो ऑप्शन है आपके पास कौन से, सी और डी में तो मिथाइल है नहीं आपका, ये होगी। इसके बाद आपका है ए और बी में, तो मिथाइल 3 क्लोरो और 2 ब्यूटेन OH, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। अच्छा 64 बोल रहा है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है कि ब्यूटेन 2,3 डायोल शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये बोला है कि जो ब्यूटेन 2,3 डायोल है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो ब्यूटेन 2,3 डायोल की जो स्ट्रक्चर होगी CH3 CH CH CH3, और यहाँ पे 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है, OH। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए जनरली आप क्या करते हो कि उस कंपाउंड में कायरल सेंटर चेक करते हो। तो आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, और जब कायरल सेंटर होगा तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मिल जाएगी। मतलब आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो कैसा है, करेक्ट है। पूछा गया उसने इनकरेक्ट। ऑप्शन बी के ऊपर चलो।
ऑप्शन बी बोला कि ब्यूटूइन कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, की आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ब्यूटूइन, तो ब्यूटूइन आपका देखो ये कार्बन डबल कार्बन, ये CH3, यहाँ पे H है, ये CH3 और ये H, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो किसके आपकी ब्यूटूइन की। तो मैंने एक फॉर्म बना ली इसकी। हाँ अब देखो इसमें चेक करो क्या ये GI शो करेगा। तो GI की कंडीशन क्या होती है, जब भी एल्कीन में आप GI चेक करने जाते हो तो इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब ये कंपाउंड GI शो करेगा। तो ये भी कैसा आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी को चेक करो। ऑप्शन सी बोल रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बोला है कि आपका जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसके बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल के कंपेरिजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की जो स्ट्रक्चर रहेगी वो कैसी रहेगी, ये आपका OH है और यहाँ पे क्या है NO2। तो ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया। पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, कि फिनॉल की जो आपकी पैरा पोजीशन है वहाँ पे NO2 लगा हुआ होगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर ली। अब आप सभी जानते हो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कौन सी है, आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये हो गया। इसमें कौन से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या पैरा का। तो आप सभी जानते हो कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि किसी कंपाउंड में है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका, आपके पैरा वाले का। लेकिन ऑप्शन क्या बोला कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट ना। तो आपका स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो आपका आंसर क्या है, सी। अच्छा एक बार डी को भी चेक लो। सिस पेंटुइन हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस पेंटुइन। अच्छा देखो ट्रांस पेंटुइन और सिस पेंटुइन आपको बनानी है। तो देखो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, डी। देखो ये आप CH3 C2H5 ये हमने ट्रांसफॉर्म बना लिए। सिस फॉर्म कैसी रहेगी, दोनों H के आ जाएंगे, सेम साइड आ जाएंगे। ये कौन से फॉर्म आपकी, सिस, और ये वाली कौन सी आपकी, ट्रांस। अब देखो इनमें डाइपोल मोमेंट चेक करना। तो देखो इस वाले कंपाउंड में देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेक करना। देखो इसमें जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, ये वाली। इसमें क्या डायरेक्शन रहेगी, ये वाली। दोनों डाइपोल एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट करें। इसमें चेक करना, इसमें डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, और इसमें डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। तो इसमें दोनों डाइपोल क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। हाँ एग्जैक्ट नहीं हो रही लेकिन कुछ ना कुछ कैंसिल हो रही है। इसका मतलब सिस वाले का डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और आपका स्टेटमेंट क्या बोला, सिस पेंटुइन हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस पेंटुइन। तो कैसा करेक्ट है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट। मतलब 4 ऑप्शन दिए और 4 ऑप्शन में से आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट बताना है। तो जो आपको कंपाउंड गिवन है वो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड है। अब जब भी बेसिक स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो जनरली हम वहाँ क्या करते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। तो चारों कंपाउंड में क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो नाइट्रोजन कंपाउंड का। तो देखो इसमें जो नाइट्रोजन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा आपका, sp3 नाइट्रोजन है, ये हो गया। इस वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा आपका sp2 नाइट्रोजन है और कैसा है, डिलोकलाइज। इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 नाइट्रोजन और कैसा है, ये भी डिलोकलाइज्ड है। इसमें भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नाइट्रोजन और कैसा है, डिलोकलाइज। तो आप सभी जानते हो कि sp3 नाइट्रोजन, जो आपका sp3 नाइट्रोजन होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ sp2 नाइट्रोजन से क्या होती है, जनरली अधिक होती है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए। अच्छा दूसरी बात देखो, आपका जो कंपाउंड ए है वो एलिफेटिक एमीन है। वो कौन है आपका, एलिफेटिक एमीन, ये हो गया। और जो आपके BCD में दिए है वो कौन से, आपके एरोमेटिक एमीन। तो जनरली एलिफेटिक एमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, एरोमेटिक से ज्यादा होती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप इज। मतलब आपसे वो पूछ रहा है कि जब एल्केन की जो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है उनमें जो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप है वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपको दे, उनमें से चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए को देखना। देखो ऑप्शन ए में आपको Cl2 दिया हुआ और H नहीं दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हो कि ये चेन इनिशिएशन स्टेप है। कौन सा स्टेप है, चेन इनिशिएशन। पूछा कौन सा उसने, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। बी में आना। बी में देखो आपको एल्केन दिया हुआ है, Cl रेडिकल दिया हुआ है और CH3ClH रेडिकल बन रहा है। देखो देखने में तो ये क्या लग रहा है कि चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप है।
बट आप सभी जानते हो कि जब एल्केन की फ्री रेडिकल वाली ये मैकेनिज्म होती है उसमें एच रेडिकल फॉर्म ही नहीं होता है, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, तो एच रेडिकल का फॉर्मेशन आपका चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप का पार्ट नहीं होता है, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। सी पे आना, देखो सी में CH4 सी रेडिकल सेम वही है और CH3 रेडिकल बना और HCl बन रहा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप है, तो आंसर कौन सा होगा, सी। अच्छा डी क्यों नहीं, क्योंकि देखो डी चेन टर्मिनेशन स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, चेन टर्मिनेशन, लेकिन पूछा कौन सा उसने आपसे, उसने पूछा चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू इंटरवेंशन ऑफ, मतलब वो पूछ रहा है कि SN2 रिएक्शन जब होती है तो वो किसके थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, तो आप सभी जानते हो कि SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सिक्वेंशियल रिएक्शन वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको ABC 3 प्रोडक्ट बनाने और फाइनली उसने जो प्रोडक्ट आपसे पूछा वो कौन सा पूछा, सी वाला, तो आपको फाइनली सी वाले आंसर के ऊपर जाना है। तो रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहले उसने आपको क्या दे रखा है, फिनॉल दे रखा है। अब फिनॉल की रिएक्शन उसने किसके साथ करवा रखी है, आपकी जिंक और हीट दे रखी है। तो आप सभी जानते हो कि जब फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ होती है तो आपको वहाँ पे बेंजीन मिलती है, तो आपका जो ए वाला प्रोडक्ट होगा वो कौन मिल जाएगी, आपको बेंजीन मिल जाएगी। अच्छा उसके बाद उसने जो रिएक्शन करवा रखी है CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, ये आपकी रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, आपको यहाँ से CH3 फ्री रेडिकल मिलेगा और CH3 कार्बोकेटाइन मिलेगा और वो यहाँ पे अटैक करेगा और आपको क्या मिलेगा, यहाँ से टोलुइन मिलेगा, ये हो गया। तो टोलुइन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया आपका, बी वाला। अच्छा उसके बाद उसने रिएक्शन के ऊपर KMnO4 और एसिडिक मीडियम ले रखा है और आप सभी जानते हो कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो बेंजीन से एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड में, या मैं बोलूँ कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो सी वाला जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन है, बेंजोइक एसिड, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही सिक्वेंशियल रिएक्शन दी हुई और उसने आपसे फाइनली क्या पूछा है, यहाँ पे वाई वाले प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। तो वाई वाला प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, तो रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। देखो रिएक्शन में उसने आपको CH3 CH2 CH और 2 क्लोरीन लगे हुए, मतलब डाई क्लोराइड वाला कंपाउंड है। अब देखो रिएक्शन के एरो पे उसने 2 रिएजेंट दे रखे, एक के एल्कोहलिक KOH है और सेकंड स्टेप में उसने सोडामाइड NaNH2 और 1 इक्विवेलेंट ही वहाँ पे यूज किया है। अब देखो एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ कराओगे तो देखो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, आपका एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे करेगा कि ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन, मतलब बीटा एलिमिनेशन होगा आपका और बीटा एलिमिनेशन होके CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये Cl आपको मिल जाएगा। मतलब स्टेप 1 में आपका एल्कोहलिक KOH यहाँ से क्या करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखो आपका एल्कोहलिक KOH इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है कि वो वहाँ पे एल्काइन का फॉर्मेशन कर दे, इसीलिए उसने सेकंड स्टेप में किसको यूज किया, आपके NaNH2 को, सोडामाइड को, और सोडामाइड स्ट्रॉन्ग आपका क्या बेस है, तो वो वापस क्या करेगा, आपका यहाँ पे एल्काइन का फॉर्मेशन कर देगा वही एलिमिनेशन के थ्रू। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 ये ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा आपका CH, ये आपका फाइनल नहीं सॉरी X वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको। अब देखो उसके बाद उसने क्या किया, रेड हॉट आयरन ट्यूब यहाँ पे यूज किए और आप सभी जानते हो कि रेड हॉट आयरन ट्यूब वाली रिएक्शन कौन सी होती है, एसिटिलीन की रिएक्शन होती है जिसमें बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो इस वाली रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा कि एसिटिलीन का इतना पोर्शन है आपके पास, तो कुल मिला के यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन तो होगा। तो आपको क्या करना है, पहले बेंजीन बना लो, ये बेंजीन आपकी बन गई, ये हो गया। अब देखो बेंजीन बनने के बाद आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन होता या एसिटिलीन होती तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे CH3 ऐड है। अब CH3 ऐड है, आप सभी जानते हो कि यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे, 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे और जब 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे तो 3 CH3 भी आपके यहाँ पे रहे होंगे। अब 3 CH3 आप अपने जो ऑप्शन दिए उनमें चेक करो कि कौन से प्रोडक्ट में है। ए वाले में CH3 एक ही है, बी वाले में 2 ही है, सी वाले में 3 है और डी वाले में कितने 2 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी यदि आप चलोगे तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अच्छा देखो जैसे CH3 यहाँ ऐड हो गया, यहाँ ऐड हो गया, यहाँ ऐड हो गया। अच्छा देखो जरूरी नहीं है कि 3 CH3 इसी वे में ऐड हो, वो कैसे भी ऐड हो सकते हैं कि 2 CH3 आपके पास में हो और 1 CH3 क्या हो, दूर हो, ये वाला प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। अच्छा इसके अलावा एक ये वाला प्रोडक्ट भी पॉसिबल है आपका कि तीनों CH3 क्या हो, एक साथ जुड़े हुए हो, लेकिन उसने आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है,
ज़्यादा कंफ्यूजन ना करके उसने क्या कर रखा है, एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये। अच्छा, यही क्यों हुआ, क्योंकि आपका थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कौन सा कंपाउंड होता है, ये वाला होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 70, देखो 70 जो क्वेश्चन है, ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ए और बी प्रोडक्ट उसने पूछे, रिएक्शन आपको दे रखी है, एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट के साथ उसने 2 रिएजेंट यूज कर रखे हैं और 2 प्रोडक्ट उसने आपसे पूछ रखे हैं, ये हो गया। तो ए वाला प्रोडक्ट और बी वाला प्रोडक्ट आपको बताना है। देखो एल्काइल हैलाइड आपको दिया हुआ है, रिएक्शन के एरो पे उसने एजीसीएन और केसीएन दे रखा है। अब देखो एजीसीएन जो कंपाउंड होता है आपका, वो कैसा कंपाउंड होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है, और केसीएन कैसा होता है आपका, आयनिक कंपाउंड होता है। तो एजीसीएन की जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे वो कैसे रहेगी, एजी और ये सीएन, ये वाली स्ट्रक्चर है। अच्छा, केसीएन की स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करने जाओगे तो देखो केसीएन कैसा आयनिक कंपाउंड है, तो मतलब आयंस में डिसोसिएट रहेगा, के पॉजिटिव और सीएन माइनस, ये कार्बन के ऊपर क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये हो गया। अब देखो आपको ये बताना कि प्रोडक्ट कौन से बनेंगे। तो आप सभी जानते हो कि एजीसीएन और केसीएन वाली जो रिएक्शन होती है वो SN2 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, SN2। अब देखो SN2 वाली रिएक्शन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना। अभी इस वाले कंपाउंड में जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो कौन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, और जब नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा इसका मतलब किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, आइसोसाइनाइड का। मतलब जो ए वाला प्रोडक्ट रहेगा उसमें कौन रहेगा आपका, आइसोसाइनाइड। मतलब किस टाइप का रहेगा, CH3 CH2 और ये NC, ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये कौन सा प्रोडक्ट आपका, ए वाला। अच्छा, बी वाले में देखो आपका अटैक कौन करेगा, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर भी है, देखो अटैक वो भी कर सकता है, लेकिन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में जनरली जो अटैक करता है वो कौन करता है आपका, नेगेटिव चार्ज करता है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, तो कहाँ से ऐड हो रहा है, वो कार्बन वाली साइड से ऐड हो रहा है। तो मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 और ये CN, मतलब इसमें कौन मिलेगा आपको, साइनाइड। तो ये बी वाला प्रोडक्ट। अब आपको ये चेक करना है कि दोनों प्रोडक्ट कौन से ऑप्शन में, तो जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप इन SN2 रिएक्शन, मतलब लिविंग ग्रुप का जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपको SN2 लिए बताना। अब देखो SN1 हो या SN2 दोनों में ही गुड लिविंग ग्रुप होने चाहिए आपके। तो हेलोजेंस उसने दे रखे, और हेलोजेंस के लिए जो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी का ऑर्डर होता है उसमें सबसे आगे कौन होता है, I नेगेटिव, उसके बाद में Br नेगेटिव, उसके बाद में Cl नेगेटिव और सबसे कम F नेगेटिव, ये वाला ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर आपको चेक करना है। तो ये ऑर्डर आपको मिलेगा कौन से ऑप्शन में, आपके मिल जाएगी ए वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वही सीक्वेंशियल रिएक्शन दी हुई है, लेकिन उसने पूछा है क्या है, द कंपाउंड ए इज नोन एज। अच्छा, उसने ए वाले कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा है। तो रिएक्शन क्या है, एनिलीन आपको दे रखा है, और एनिलीन के रिएक्शन के एरो पे उसने क्या दिया आपको, NaNO2 और HBF4, और टेम्परेचर उसने मेंशन कर रखा है, ये हो गया। अब देखो आप सभी जानते हो कि इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, NaNO2 दे रखा है तो यहाँ पे डायजोटाइजेशन होगा, और डायजोटाइजेशन होके क्या मिलेगा आपको, डायजोनियम सोल्ट, तो N2 पॉजिटिव, ये हो गया। और उसके बाद देखो HBF4 ये आपका क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड, ये हो गया। अब देखो फ्लोरो जो बोरिक एसिड है ये क्या H पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ HBF4 में से जो पार्ट आपका आएगा BF4 माइनस, कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाला पार्ट आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जो आपको ए वाला प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे वो क्या मिलेगा, N2 पॉजिटिव और BF4 माइनस, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अब उसने ये पूछा कि जो ए वाला है वो उसका क्या नाम है, तो उसका क्या नाम होता है, देखो N2 पॉजिटिव को आप क्या बोलते हो, बेंजीन डाइजोनियम, और BF4 माइनस का नाम क्या हो जाएगा, 4 फ्लोरीन, तो टेट्रा फ्लोरो और बोरेट, मतलब आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, वही सीक्वेंशियल रिएक्शन है और मेजर प्रोडक्ट वाई उसने आपसे पूछा है। तो देखो सबसे पहले उसने CH3Br मतलब एल्काइल हैलाइड दे रखा है, और रिएक्शन के एरो पे मैग्नीशियम डाई ईथर। अब देखते ही रिएक्शन को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो कौन सी रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो आपको क्या करना है, CH3MgBr, ये क्या हुआ, आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये X का फॉर्मेशन आपने कर लिया। उसके बाद उसने रिएक्शन के एरो पे क्या दे रखा है, CH3Cn मतलब साइनाइड दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपकी इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3C, ये CH3 आपको यहाँ ऐड हो चुका है, और ये N नेगेटिव, और N नेगेटिव के साथ आगे कौन जुड़ जाएगा आपका MgBr, ये हो गया। अब देखो उसने आगे आपको वाटर दे रखा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस होता है तो देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है,
और यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 OH जुड़ेंगे, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और फाइनली कीटोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? कीटोन का, तो CH3CO CH3। तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो प्रोडक्ट Y बन रहा है वो कौन से ऑप्शन में है। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन नजर आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 पूछ रहा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, मतलब वो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज मतलब ग्लूकोज की जो बीटा फॉर्म है उसके बारे में वो आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हो कि ग्लूकोज की जो बीटा फॉर्म होती है या जो पाइरेनोज फॉर्म होती है वो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। तो आपका ऑप्शन सी और डी वो तो वैसे कैंसिल आउट है क्योंकि दोनों ही कितने मेंबर्ड वाले रहेंगे? 5 मेंबर। अब ऑप्शन ए और बी में से आपको क्या करना है? चेक करना है। अब ए और बी में आपको चेक करना है, तो देखो दोनों फॉर्म में आपको जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो ये जो कार्बन है इस कार्बन पर नजर आ रहा है और ये कार्बन कौन सा होता है? एनोमेरिक कार्बन। अब देखो ऑप्शन ए में OH आपका क्या है? बिलो दी प्लेन है, मतलब या बोलूं मैं नीचे की साइड है, और इसमें क्या OH आपका अबव द प्लेन है या ऊपर है। तो बीटा फॉर्म में OH कहाँ होता है? आपका अबव द प्लेन, ऊपर की ओर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ये नीट का पेपर है टेस्ट नंबर 17 जिसका फिजिकल का पोर्शंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। माई सेल्फ राजेंद्र कुमार शर्मा, केमिस्ट्री फैकल्टी। ठीक है, आप कई बार आप देखा होगा आपने। चले, इन ड्यूमा मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 5 ml ऑफ N2 कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 715 mm प्रेशर। देखिए जो ड्यूमा मेथड में नाइट्रोजन हमने कलेक्ट करा है वाटर के अबव, तो वाटर के जब अबव कलेक्ट करेंगे तो वाटर वेपर भी उसमें मिक्स हो जाती है, यानी कि जो है P जो है वो क्या है बेटा इसमें यहाँ पर PN2, ठीक है ना, मॉइस्चर वाला। कौन सा वाला? मॉइस्चर वाला जो है उसका प्रेशर कितना है? 715। और P का एक्वस टेंशन मतलब वाटर वेपर प्रेशर का कितना है? 15 mmHg। तो P जो N2 होगा ड्राई वाला वो हो जाएगा 700। अब हमें दे रखा है कितना? V दे रखा है कितना कलेक्ट हुआ? 50 ml कलेक्ट हुआ है ना, और टेम्परेचर कितना रखा है हमने? 300 केल्विन रखा है। अब क्या करेंगे कि हमें परसेंटेज निकालना है। तो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो अमाउंट है वो 0.3 ग्राम है ना, तो अगर हमें कहीं से नाइट्रोजन का अमाउंट मिल जाए तो हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अमाउंट कैसे मिलेगा नाइट्रोजन गैस का? हमें उसका वॉल्यूम STP पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स एज्यूम कि ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, इनको हम गिवन कंडीशन मान लेते हैं, है ना। और एक और कंडीशन मान लेता हूं मैं, जो है वो STP कंडीशन। कौन सी कंडीशन बेटा जी? STP कंडीशन, जहां पर P होता है, P2 मान लेता हूं इसको ना। तो P2 मान लेता हूं मैं कितना मान लेता हूँ? 760, जो कि 1 atm होता है mmHg में। और टेम्परेचर आप जानते हो T2 बराबर कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। और V2 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब बचा क्या बेटा जी? बचा हमारे पास ये कि हम जो है इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब सॉर्ट आउट करेंगे तो कैसे करेंगे वो अपन देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको सॉर्ट आउट, इसमें देखिएगा हो क्या जाएगा। P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 बाई T2। आ गया समझ में? ठीक है, तो अब देखिए P1 हमने क्या माना है? गिवन कंडीशन माना है ना। तो गिवन कंडीशन का प्रेशर कितना है भाई साहब? 715 था, 700 रह जाएगा, वाटर का इक्वल टेंशन जाते ही। तो हमें क्योंकि V2 निकालना है ना, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेता हूँ। V2 इक्वल टू हो जाएगा, V2 इक्वल, क्योंकि STP कंडीशन एज्यूम किया ना अपन ने, तो STP कंडीशन एज्यूम किया तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा P1V1 इंटू T2 बाय, बोलो, P2 इंटू T1 बराबर। चलो 700 आ गया P1, है ना। अब 700 P1 आ गया इंटू V1 कितना है? 50 इंटू T1 कितना है? जो T2 कितना है? T2 कितना है? 273 है। कितना है? 273, ठीक है, अपॉन P2 कितना है? 760 और T1 कितना है? 3 इंटू कितना है? इंटू 300, कितना आ गया ये? 300। सॉर्ट आउट करो इसको, ठीक है। तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे पूरा, ठीक है,
तो शॉर्ट आउट जब हम इसको करेंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा कितना 40 VmL 4090, ये हमारे पास ml में आ जाएगा। आप सोल्व करके देख लेना। अब देखिए ये ml में आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखने वाला हूं कि 22400 ml होता तो 1 मोल अमोनिया हो, 1 मोल नाइट्रोजन होता, यानी कि 28 ग्राम होता। लेकिन हमारे पास है 40.90 ml, तो ये हो जाएगा x। देन x बराबर हमारे पास आ जाएगा, x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो x बराबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 28 इंटू 41.90 डिवाइडेड बाई जो है ये आ जाएगा 22400। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये अमाउंट जो आएगी ये आएगी 0.052 ग्राम आएगी। कितनी आएगी, 0.052 ग्राम नाइट्रोजन आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है भाई साहब, मुझे निकालना है परसेंटेज। क्या निकालना है मुझे, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालूंगा भाई बता दो जरा, है ना। 0.052 है ना डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑर्गेनिक कंपाउंड 100। सॉर्ट आउट कर लो इसको। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे बेटा, ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा जो है वो 70 पॉइंट समथिंग, यानी कि हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 17.4 वाला आंसर होगा, 17.4 वाला आंसर होगा। शायद पेपर में जो है, यहाँ देख लेना एक बार, पेपर में जो है वो 17 वाला पॉइंट ध्यान रखना। पेपर में शायद ये जो है ना ये आंसर बी में है, ठीक है। यहाँ डीपी इस पे पीपीटी में जो है इसको सी कर दिया है। आप बस 17.4 वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 75 में आंसर जो है वो कितना है, सी है। देखो मैंने कहा था ना कि 75 जो है ये यहाँ पर सी दे दिया इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब 17.4 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। वो ए बी सी डी वो ऐसे इन्होंने अरेंज कर रखा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्लियरिटी भाई सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब कि क्वांटम नंबर का पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर एन और एल का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो एन और एल का वैल्यू पहले तो वो देखो सेम है, कहाँ है, ये रहा फोर्थ एन और एल का वैल्यू सेम है, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो 76 का जो है हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, सी वाला आंसर जो है वो आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयन फ्रॉम इट्स मोल्टन सॉल्यूशन। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है, रिडॉक्स में भी, ये दोनों का ही जनरल इलेक्ट्रो का है, ठीक है। तो मैं करूँगा कि अगर एल्यूमिनियम जो है वो क्या होता है Al3+ में कन्वर्ट होता है और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया जो है चार्ज रिक्वायर्ड। अच्छा ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब उससे पूछा क्या है, उससे पूछा है रिड्यूस करने के लिए। अब रिड्यूस करने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें लगाना पड़ेगा, तो इसको उल्टा कर देंगे। तो Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम, ये रिड्यूस हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिड्यूस हो गया। अब वो पूछ क्या रहा है, देखो अब 27 ग्राम अगर होता तो मैं बोलता 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगते, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 3 फेराडे। 3 फेराडे मतलब 3 × 10⁻96,500 है ना। लेकिन यहाँ पर 27 नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2.7। कितना है, 2.7। तो 1 मोल से 3 मोल, तो 2.7 मोल से कितना 0.3 मोल, और 0.3 मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 96,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 1 फेराडे जो होता है, तो जब 96,500 से आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो है वो आंसर जो है वो आराम से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 0.3 × 96,500, तो 00965, ठीक है ना।
5, ठीक है, 8, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है भाई, जरा ये आ रहा 28950, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो 28950, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये 28950 यहाँ पर 28950 मल्टीप्लाई कर लो, 0.3 इंटू 96500 को मल्टीप्लाई हमें जो है वो करना है। करके देख लेते हैं, एक बार लाइव कंटेंट्स कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो देखो 96500 है ना, इंटू हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3, ये आ गया देखो 828950, डिक्टो आंसर आ गया। ये पहला वाला आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो मैं आपके साथ आंसर निकाल दिया मैंने, देखो आपके साथ में, ताकि आपको तकलीफ ना हो। हाँ भाई, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, अब देखिए 4-5 आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे। अब आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव वाला, ठीक है, हायर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वो मेटल जो है वो हाईएस्ट जो है या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। समझ में आप क्या लिखा मैंने, ठीक है, हायर नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ई नॉट रिडक्शन का जितना नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा किसका है, -2.9, ये सबसे ज़्यादा है। यानी कि K+ जो है वो एक अच्छा जो है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा K+, ठीक है ना। उसके बाद किसका है, -2.36 मैग्नीशियम। के बाद है कौन सा, मैग्नीशियम। के बाद कौन सा है, मैग्नीशियम, है ना। के बाद आता है मैग्नीशियम। फिर किसका आ रहा है, यहाँ पर है -1.6, फिर आ रहा है एल्यूमिनियम, फिर आ रहा है कौन सा, जिंक का कितना है 0.7, और लास्ट में आ रहा है कॉपर का, यानी कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर। तो इसका फंडा क्या है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि ऊपर होता है लिथियम और सबसे नीचे होता है F2, ठीक है। तो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, नीचे फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस कर रखा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन डेसीमोलर KOH सॉल्यूशन KSP इतना आपको दे रखा है। बहुत सिंपल सी बात है कि देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए KSP, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए KSP जो है वो क्या हो जाएगा, Al3+ 3S, तो इसको H का 3 क्या है, 3OH माइनस, है ना। तो ये S और ये कितना हो जाएगा 3S, है ना। अब KOH इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो KOH जब टूटेगा तो क्या बनेगा, K++ OH माइनस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जितना इसका डेसीमोलर मतलब 0.1, तो इसका भी 0.1 होगा, इसका भी 0.1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा S, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3S + 0.1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, KSP का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 1.90 इंटू 10⁻³ (-33) और ये हो जाएगा कितना 3S + 0.1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 3S का वैल्यू जो है सॉल्युबिलिटी यहाँ 0.1 के रेस्पेक्ट में जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस, क्योंकि सॉल्युबिलिटी यहाँ पर बहुत कम है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है, तो सॉल्युबिलिटी तो वैसे भी कम आने वाली है। तो मैं क्या बोलूँगा कि 3S + 0.1 ऑलमोस्ट 0.1 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.190 इंटू 10⁻³ S इंटू 10⁻³ कर देता हूँ, समझ गया ना। 1 का क्यूब करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा S बराबर आ जाएगा 1.90, अब ये 10⁻³ जो ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 10⁻³ है क्या ऑप्शन में, ये 1.9 इंटू 10⁻³0
यानी कि क्वेश्चन नंबर 79 का जो है वो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। आगे बच्चों समझ में, बहुत ही जो है वो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो अब देखिए यहाँ पर ही क्या हो रहा है कि जो है ये अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज एज NH2 ये है, तो रिएक्शन में देखिए ये गैस में है और ये भी गैस में है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो अब जब हम अरे अच्छा ये तो सॉलिड है, तो इसको तो हम जो है वो Kp में अरे लेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, Kp जो है वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, CO2, ठीक है। तो भाई साहब हमें निकाला, इफ वी स्टार्ट 1 मोल ऑफ अमोनियम कार्बोनेट देन द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वुड बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में अगर हम इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है ये हो जाएगा कितना, बोलो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा p, है ना। तो Kp जो है वो कितना हो जाएगा, Kp हो जाएगा, बोलो यार 4, ठीक है ना, 3p 3 और ये हो जाएगा p, तो Kp इक्वल तो हमारे पास आ जाएगा 4p का क्यूब आ जाएगा, है ना। तो p क्यू निकाल देते पहले, Ksp कितना है 108 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, तो p क्यूब आपके पास बचेगा कितना 27 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना। तो अब p क्या करेंगे इसको बताओ, p करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 9 इंटू 10 टू द पावर -2 यानी कि ये आ जाएगा 0.09 हमारे पास जो है वो, यही तो पूछा उसने। देन द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वुड बी, ठीक है ना। टोटल प्रेशर जो है वो हमारे पास जो है वो इस प्रकार का हमारे पास से आ जाएगा, क्लियरिटी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो 0.09 के टर्म्स में Kp जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अंतर जो है कितना हो जाएगा 80 में, अंतर जो है वो कितना हो जाएगा 0.098, ठीक है। ये भी तरीका है, टोटल प्रेशर 1 मोल से जाओगे तो 1 मोल 1, ठीक है, उससे भी आप जो है इसको कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, लेकिन सीधा प्रेशर के टर्म्स में लेकर के भी आप इस टर्म्स में अगर सॉलिड प्रोडक्ट है तो वो सीधा का सीधा जो प्रेशर आ जाएगा टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वो पार्शियल प्रेशर के जो है वो कंपोनेंट के बराबर होता है, केस भी दे रखा होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आइंस, ठीक है ना। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आइंस, बराबर है, स्मॉलर साइज होगा तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी, मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ये तो करेक्ट है ना। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो है कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी, बराबर है, विस्कोसिटी अगर बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी वाला जो है वो सॉल्यूशन है तो आइंस की जो मोमेंट है वो कम होगी, और जब आइंस की मोमेंट कम होगी तो वो वहाँ पर जो है वो डिपेंड कर सकता है। तीसरा, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आइंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, नहीं डिपेंड करता है, सॉल्वेशन डिपेंड करता है। मैक्सिमम सॉल्वेशन होगा तो बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल साउंडेड रहेगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी ना, तो सॉल्वेशन जो है वो सॉल्वेशन और डाइल्यूशन दोनों जो है वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट डज नॉट बोल दिया ना उसने, यानी कि ये गलत हो गया ना, तो ये हमारा आंसर जो है वो। अब दूसरा क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद टेम्परेचर, बराबर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है वो आ जाएगा कौन सा, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी जो है वो इनकरेक्ट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर जो है वो ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन Ka एंड Kb वैल्यूज ऑफ एसिड एंड, बराबर है, ठीक है। देखिए वीक एसिड और वीक बेस है तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन का कोई काम नहीं होता, वहाँ पर जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है ना, आपको याद होगा वो क्या होता है, KH होता है, अंडर रूट क्या होता है, KH होता है कि नहीं, याद आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर Ka अगर ज़्यादा होता है तो एसिडिक होता है, Kb अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, बेसिक होता है, ऐसे ना। तो उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारे पास के ए स्टेटमेंट भी जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप सॉल्ट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, नहीं, गलत,
H जो है वो √KH होता है, याद करो, बोला ना मैंने। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। डिग्री क्या है, स्टेटमेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ई डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, नहीं करता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया ना। तो 82 में जो है वो अंतर हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा कौन सा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 5% solution of urea is isotonic with 2% solution of non-electrolyte substance। देखिए अब आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आइसोटोनिक का मतलब होता है सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है भाई। चलो एक तो 5% वाला सॉल्यूशन है, 5% वेट बाय वेट, मतलब W जो है वो 5 ग्राम, V इक्वल टू 100 ml, और इसका यूरिया है तो मास हो जाएगा कितना, 60, ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, दूसरा सॉल्यूशन क्या है, अच्छा टेम्परेचर तो कांस्टेंट R और T ले लेते हैं, टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर, R तो RT तो रहेगा। दूसरा क्या है, W कितना है, 2 ग्राम है, 2% है, तो W इक्वल टू कितना है, 2 ग्राम, V यहाँ भी क्या हो जाएगा 100, 2 ग्राम, 2 है 10 नहीं है 2 ग्राम है ना। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 2 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml, ठीक है भाई। मास जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मान लेते हैं π1 और इसके लिए मान लेते हैं π2। आइसोटोनिक है तो π1 बराबर क्या हो जाएगा, π2, तो n, ठीक है ना। चलो मैं सीधा वेट से कर दूं ना, W, ठीक है ना, π1 के लिए W बोलो अपॉन m, और ये हो जाएगा, होता है ना CV क्या होता है, पाई बराबर, बोलो यार बोला करो, पाई बराबर N/V/RT, है ना। तो N का N/V/RT, चलो ये होगा। दूसरे के लिए भी आएगा WRT/MV। अब 1 कर लेते हैं, ये 1 RT तो RT कौन सा रहेगा, ये M1, ये V1, V भी सेम ही है, तो ये M2, ये V2, है ना। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, 5 यहाँ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, इंटू V1 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, RT आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, इंटू कितना आ जाएगा, RT आ जाएगा, इतना कितना आ जाएगा, M2 जो कि फाइंड आउट करना है, इंटू V2 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कर दो कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है उसको उड़ा दो भाई, ठीक है। तो उड़ा के रख लेते हैं एक बार, है ना। तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या फिर हमारे पास, बताओ बचा क्या भाई, बताओ क्या बचा, 2, M2 बराबर, है ना। तो M2 बराबर जो है वो, अच्छा कौन सा था हमारे पास, यूरिया था ना, हाँ यूरिया था। यूरिया का एटॉमिक मास कितना होता है, कितना होता है, बराबर है 60 होता है, 60 ही तो रखा मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब जो है वो M2 निकाल के देख लेते हैं, देखते हैं M2 निकाल, M2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू जो है वो कितना आता है, 2 इंटू 60, है ना। तो N/V मास, W 2 ग्राम है, M2 निकालना है, R है, T है, और क्या है, सब इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, ठीक है ना। आइसोटोनिक विद वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ पर 5 है, 5, ये 5 है ना। तो 5 इंटू RT अपॉन 60 इंटू RT, 100V हो गया, 2 इंटू RT अपॉन M2 इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको जो है वो हम M को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 60 इंटू, ये हो जाएगा कितना भाई साहब, यहाँ पर कितना हो रहा है रे भाई, ये हो गया 60, है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 5, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 120, ठीक है ना, 120 डिवाइडेड बाई 20, 120 डिवाइडेड बाई 5 नॉट 20, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 10, ये 2, ठीक है ना, 4 पंजे 20, 24 आ गया, ठीक है ना। ये विदाउट कैलकुलेशन करते हैं ना, तो आप एग्जाम में आप इसको चॉइस आंसर आ गया, मैं देख समझ में आ गया ना। आइसोटोनिक करके दोनों को जो है हमने शॉर्ट आउट कर दिया है। चलो अब ये आता है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया का मास कितना होता है, 60 होता है ना। और नाइट्रोजन मतलब 28, क्योंकि NH2 का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, है ना। तो ये होता है कितना, नाइट्रोजन कितना है 28, तो 28/60 इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है।
तो यहाँ देखिए कि इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, ठीक है। ये चला जाएगा कितना, 20 से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। ये 20 से कितना चला जाएगा, 3 बार। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ रहा है बराबर 46.2, ठीक है। तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया। दूसरा वाला क्या बोल रहा है भाई, बता दो जरा, दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि यूरिया इज अ आयनिक कंपाउंड। गलत। यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है भाई, है ना। यूरिया एक कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो रीजन जो है ना वो गलत हो जाएगा। तो 84 का जो है ना वो हमारे पास आंसर जो है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि आ जाएगा कौन सा, सी आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। फॉर द गिवन रिएक्शन 64 ग्राम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, P4 + 3O2 एक्सेस में है और क्या बन रहा है, P4O6 बन रहा है। तो ये 1 मोल ले लेता हूँ बैलेंस से, तो ये 1 मोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसके 1 मोल का वेट कितना आ रहा है, देखो देखो, इसके 1 मोल का वेट फॉस्फोरस का होता है 31 × 4। 31 × 4 कितना होता है, बता दो बता दो बताओ। 4 आ तो ये आ गया 4 और ये 124, यानी कि 1 मोल जो है 124, यानी कि ये 124 ग्राम होता तो ये आ जाएगा कितना, 222। कितना आ जाएगा, 222, है ना। 222 आ गया ना भाई, पक्का। तो अब जो है वो क्या हो जाएगा कि 0.5 मोल, ठीक है। तो ये 1 मोल से ये 1 मोल, ये तो एक्सेस में है ही, तो यहाँ लिमिटिंग रीजन का लफड़ा तो है ही नहीं। तो 0.5 से ये भी 0.5 मोल आ गया, यानी कि P4O6 का कितना मिलेगा मुझे, 0.5 मोल। अब मुझे परसेंटेज यील्ड का ध्यान रखना है, तो मुझे क्या दे रखा है, परसेंटेज यील्ड का दे रखा है काम। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास बना हुआ है, क्या कंसेप्ट बना हुआ है मेरे पास, 0.5 मोल मुझे मिला है। इसका मैं निकाल लूँगा क्या, 80%। कितना आता है भाई 80%, बता दो जरा। ये गया, ठीक है ना, पॉइंट। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा कितना, बोलो बोलो, 0.4 मोल आ जाएगा, है ना। अब 0.4 मोल किसके है, ये P4O6 के। तो 1 मोल का वेट कितना है, 222। तो 0.4 मोल का कितना हो जाएगा, 222 × 0.4। शॉर्ट आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2 कितना आ रहा है, ये 220 आ रहा है ना। इसलिए कितना आ रहा है, 220। इसका मास निकालो पहले, कितना आ रहा है, 220 है ना, 220 है ना, हाँ। तो 31 × 4, 31 × 4 आ गया कितना। अच्छा दोनों मास को ही जोड़ लो ना, वैसे देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 124 और ऑक्सीजन कितने, 96। तो ये 0, ये कितना, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बराबर 220 आ रहा है, बराबर 220। तो 220 मल्टीप्लाई कर लो, तो 220 × 0.4 आ गया 88। ये लो 88 आ गया, देखो है क्या ऑप्शन में 88, ये रहा। समझ में आया, बस सिंपल। 1 मोल से 1 मोल तो 0.5 मोल, 0.5 मोल का क्या निकाला, 80% यील्ड निकाल करके 0.4 मोल आ जाएगा, 0.4 मोल आ जाएगा। तो उसको हम जो है वो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट उसके अमाउंट ग्राम में आ जाएगी। चलो 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन है H2 प्लस क्या है O2 गिव्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस H2, है ना। बैलेंस कर लो इसको, ठीक है। तो ये कितना है, ये 4 ग्राम है ना। ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 32 ग्राम के लिए 4 ग्राम लग रहा है, तो 64 ग्राम के लिए कितना लगेगा, ध्यान दो। 32 ग्राम के लिए कितना लग रहा है, 32 ग्राम के लिए कितना लग रहा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो 64 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 8 ग्राम हाइड्रोजन। ये आएगा ना भाई, 32 ग्राम के लिए 4 ग्राम, तो 64 ग्राम के लिए 8 ग्राम। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 10 ग्राम है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, यानी कि ऑक्सीजन विल बी एंटायरली कंज्यूम्ड बिफोर अदर रिएक्टेंट लाइक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा वो लिमिटिंग एजेंट हो सकता है क्या, ठीक है। चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करूँगा मैं, ये कितना ग्राम, ये कितना मोल दे रहा है, 2 मोल, यानी कि ये 1 मोल है तो ये कितना दे रहा है, 2 मोल। अब 64 ग्राम में कितने मोल है, 64 ग्राम के मोल, माने कि 1 मोल में दे रहा है 2 मोल वाटर। तो 64 ग्राम का मतलब 2 मोल, तो 2 मोल से देगा कितने, 4 मोल, है क्या ऑप्शन में 4 मोल, 86, ठीक है। 86 में जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4 मोल। हटाओ, नेक्स्ट बढ़ो बेटा। द लॉन्गेस्ट वेव, अगला क्वेश्चन देखो। इफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कि देखो Z कितना है बामर हीलियम के लिए 4, तो 1/λ = RH × 4, Z² 4 करेंगे, है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ना। और बामर सीरीज ये तो 1 का 4, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना, 1 N1 का वैल्यू 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
और लॉन्गेस्ट मतलब जस्ट एडजेसेंट सेल, या जो कहें कि सेल मतलब n का वैल्यू 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कितना 9, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/λ इक्वल टू RH इंटू 4 इंटू ये आ जाएगा 5/36, कितना आ जाएगा 5/36, ठीक है ना। तो अब ये जो है ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर कितना कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर कितना, बोलो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो 1/λ इक्वल टू 5RH/9, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 9/5RH, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में कितना दे रखा है लैम्डा, बताओ बताओ बताओ, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, RH की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो ये जो है ये हमारे पास दे रखा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 9/5RH बराबर कितना है 9x/5, है ना। तो RH इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये निकाल लेते हैं पहले अपन तो, है ना। RH वैल्यू कितना आ जाएगा, RH इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 9 इंटू 5, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन क्या आ जाएगा 5 इंटू 9 इंटू x, है ना। तो ये 9 5 से 9 यानी कि RH का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/x, ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब दूसरा उसने क्या बोला है भाई, दूसरी कंडीशन क्या बोली है, दूसरी कंडीशन बोली है उसने, क्या बोली है दूसरी कंडीशन बताओ, उसने बोली लाइमन सीरीज के लिए, यानी कि 1/λ इक्वल टू RH किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो Z का वैल्यू तो 1 ही होता है, और क्या पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब इनफाइनाइट, N1 का वैल्यू 1 और N2 का वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब ये हो जाएगा 1/1, लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, इधर 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1/λ इक्वल टू RH, है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो 1/λ RH का वैल्यू अपना कितना आया था 1/x, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, तो इसको रिवर्स करेंगे यानी कि x आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में x या D। तो 87 में आंसर आ जाएगा कौन सा हमारा, D आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल टू 2.303, ठीक है, T log, ठीक है, A/A-x, तो K का वैल्यू जो है वो निकाल कितना दे रखा है आपको, निकाल लेंगे पहले तो अपना ना। तो K इक्वल टू आ जाएगा 2.303, T का वैल्यू 40 मिनट है, log बेस 10, ठीक है ना, ये कितना था 100 और 90% यानी कि 10 log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो K का वैल्यू आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई 40। अब T हाफ निकालेंगे, तो T हाफ जो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई K, तो T हाफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 0.693, K का वैल्यू कितना है 2.303 अपॉन 40, तो 40 ऊपर चला जाएगा, जिसको शॉर्ट आउट करेंगे आप, और शॉर्ट आउट करेंगे तो ये 12 पॉइंट जो है कितना आ जाएगा 3 हमारे पास आ जाएगा, 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 303 आ जाएगा, ये आप शॉर्ट आउट। एक बार वो लॉग ई बेस वाला, ठीक है, लॉग बेस को कैंसिल करके, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आप क्योंकि नीट वाले बच्चे हो तो सिंपल कैलकुलेशन से जाइए, ठीक है ना, ज़्यादा एक सही ज़्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में गलत हो जाए तो वो होना हो आता है ना, लॉग बेस ई को कैंसिल आउट करने का फॉर्मूला भी जो है वो अब हमारे पास है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखो फैक्टर ऑफ EART correspond टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिव बराबर है, ठीक है, एक्टिव एनर्जी जो है वो कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है उनकी संख्या जो है वो बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, एक्टिव एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। चलो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्योंकि कैटेलिस्ट क्या करता है एक्टिव एनर्जी को कम करता है ना, तो पैसिव मॉलिक्यूल की संख्या एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है, पैसिव मॉलिक्यूल की संख्या कम हो जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कैटलिस्ट इंक्रीज डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, देखो इस क्वेश्चन का ये जो स्टेटमेंट है ना ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। अब देखिए करेक्ट बेसिकली क्या है, जो कैटलिस्ट है वो इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है ना, लेकिन अब जो कैटलिस्ट इंक्रीज कर रहा है वो कैटलिस्ट है, ठीक है, और जो कैटलिस्ट
डिक्रीज करता है रिएक्शन को, उसको हम कैटलिस्ट ना बोल करके क्या बोलते हैं बताओ, इनहिबिटर बोलते हैं, है ना। तो इनहिबिटर की वजह से ये वर्ड जो टर्म है ना उसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट, तो जो नेगेटिव जो रिएक्शन रेट को डिक्रीज रिटार्ड करते हैं, कम करते हैं, उसको बोलते हैं इनहिबिटर, ठीक है। तो उस वजह से जो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। वरना कैटलिस्ट तो बड़ा तभी कम होता है, लेकिन वो स्टेटमेंट जो टर्म है ना, टर्म बोलना पड़ेगा ना। कैटलिस्ट तो है, इनहिबिटर भी कैटलिस्ट ही है, लेकिन वो डिक्रीज करते ही उसको जो है वो नाम बदल गया। क्या नाम हो गया, वो हो गया कौन सा, ये है इनहिबिटर हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है वो स्टेटमेंट जो है वो देखने पर लग होगा, आपको भी लगा होगा इसमें चारों जो है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको देखना बड़ा होगा। अच्छा, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर, नहीं करता, गिब्स एनर्जी को इफेक्ट नहीं करता, एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। जो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, बल्कि उस पाथ को चूज करता है जहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जो है वो कम होता है, ठीक है ना। ओके, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज, बराबर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, सारा सब कुछ बढ़ेगा। तो जो है वो टेम्परेचर सबसे बड़ा मीडियम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है कौन सा, बी। और मैंने बता दिया बी क्यों है, केवल टर्म की वजह से, कैटलिस्ट इंक्रीज डिक्रीज दोनों करता है, ठीक है, लेकिन वो टर्म यूज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलो, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना, देखो NaOH का कंसंट्रेशन क्या है बताओ। NaOH का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 किसका, Na प्लस का, और OH आयन का कितना है 0.1। अब उसको ले लो, क्या है वहां पर NiOH ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा Ni2 प्लस प्लस, ठीक है ना, 2OH माइनस, ये S प्लस 0.1 हो जाएगा, ये S हो जाएगा। इसका केस पे कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 2 इंटू, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 इक्वल टू S। और इसमें से देखो फिर वही करेंगे सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है यहाँ पर, देखो तो सॉल्युबिलिटी अपने आप S का वैल्यू बहुत कम होगा 0.1 के कंपेरिजन में। तो इन दोनों का सम जो है वो मैं कितना मान लूँगा, 0.1 मान लूँगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास जो है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। और 0.1 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। तो आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा S बराबर आ जाएगा, जो कि निकल का आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर माइनस 2, ठीक है ना, हो गया ना 0.1, ठीक है ना, स्क्वायर। तो माइनस 2 पर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर जो है वो माइनस 13 जो है वो आंसर में हमारे पास से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, डन, थैंक यू।